नमस्कार बच्चों। आज अध्याय 5 है, उसके 2 एग्जाम्पल और रहते हैं, वो मैं पूरे करवाने जा रही हूँ। तो उदाहरण देखते हैं हम, जिसमें हमें क्या है, पहले तो उदाहरण में थे वो सिंपल सा क्या था, सिंपल ये दे रखे थे बी, हमें क्या मिलेगी, कीमत दे रखी होगी और उसके साथ साथ मांगी गई मात्रा दे रखी होगी। नेक्स्ट भी एग्जाम्पल ऐसे ही था, जिसमें हमने क्या दे रखा था, जिसमें प्रतिशत में दे रखी थी। अब हमारा एग्जाम्पल क्या है कि हमने क्या निकालनी है, यदि हमें कीमत लोच दी मिलेगी, यदि हमें कीमत लोच दे रखी है तो हम कैसे इसको निकाल सकते हैं। देखते हैं पहले इसकी जो है उदाहरण से। जब मांग की कीमत लोच, देखो क्वेश्चन में ही हमें क्या दे रखा है, कीमत लोच दे रखी है। उसमें उनमें दोनों में क्या थी, कीमत लोच निकालनी थी हमने। अब इसमें कीमत लोच दे रखी है। जब मांग की कीमत लोच कितनी है, 2 है, और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना है, 5। और इसमें क्या है, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन क्या है, निकालना है। तो ये 2 तरीके से, या तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन पूछ सकता है, ये निकाल के बताओ भाई, या फिर पूछ सकता है मांग की मात्रा में। यदि ये दे रखा है तो ये निकाल देंगे, अगर ये दे रखा है तो ये निकाल देंगे। कैसे निकलती है, ईडी। हल कैसे होएगा हमारा सॉल्यूशन, ईडी। ईडी का मतलब क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने कैसे कहा, ऊपर मांग नीचे कीमत, मांग में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। हमें 2 चीज़ें दे रखी है, एक मांग की कीमत लोच कितनी दे रखी है, 2, दूसरी क्या दे रखी है, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, वो कितना है, 5 दे रखा है। बस वैल्यू पुट करनी है हमने। जो मांग में आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन है वो तो हमें दे नहीं रखा, यानी ये क्या है, एक्स लगा लो या क्वेश्चन मार्क लगा दो। ये कितना है, 2 दे रखी है, और ये कितना है, 5 है। वैल्यू पुट कर दी, इसके नीचे एक लिख सकते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा क्या आ गया, मांग में आनुपातिक जो परिवर्तन है, और ये इस तरफ लिख लेंगे तो हमारा कितना, ये आ गया 10। तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना है, 10। ये जो ऊपर की संख्या कितनी आ गई, 10। यदि ये दे रखी है, ये दोनों दे रखी है, ये 10 है, ये 5 है, तो हम सीधा ऐसे निकाल सकते हैं, 5 काट दिया और ये 10 ऊपर था तो कितनी आ गई, 2 आ गई। तो इस तरह से भी उत्तर की पड़ताल भी हो सकती है कि यदि ये 10 है, ये 5 है, तो ये कैसे निकलेगी, ये भी निकाल सकते हैं उससे। तो 10/5 काट देंगे तो कितना आ गया, 2, तो 2 भी आ जाता है ऐसे ही। अब हमें क्या, ये तो थे आनुपातिक विधि से, हमारा जरूरी नहीं है अनुपातिक विधि से ही क्वेश्चन आए। इसमें 5वें लेसन से हमारा क्या आ सकता है, कुल व्यय विधि से है। इसमें बस थोड़ा सा हमने जब एग्जाम्पल दे रखे हैं, जो क्वेश्चन हमें पेपर में मिलेगा उसमें क्या मिलेगा देखते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत में 7% की कमी होती है, किसमें कमी है, कीमत में, तब उसके कुल व्यय में, देखो कुल व्यय आ गया वर्ड, इसका मतलब कौन सी विधि से क्वेश्चन आया हुआ है, ये अनुपातिक विधि का नहीं है, कौन सी विधि है, कुल व्यय विधि। तो इसके कुल व्यय में क्या हुआ, 3.5 की वृद्धि हो गई है। इसी वस्तु की लोच के बारे हम क्या कह सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लोच बतानी है इसमें भी। अब ये क्या बताने लग रहा है, देखो वस्तु की कीमत में कमी आ गई, कितने की है कीमत, एक साइड में है, कुल व्यय विधि में हमने ऐसे जैसे तालिका बनाई थी, उसमें कीमत थी और कुल व्यय थी, तो उसके आधार पर हमने क्वेश्चन निकाले थे। तो सेम ऐसे ही हम यहाँ पे लिख के देख सकते हैं, 7% की क्या आई है, कमी, और कुल व्यय में वृद्धि कितनी हुई है, 3.5%। तो यदि कीमत के कम होने पर कुल व्यय बढ़ जाता है, दोनों में कैसा रिलेशन है, एक नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है। तो हमने कुल व्यय विधि में पढ़ा था, यदि कीमत का और कुल व्यय का रिलेशन कैसा हो, विपरीत हो, विपरीत दिशा में है, तो मांग की लोच क्या होगी, इकाई से अधिक होगी। बस सिंपल से हमने इससे क्या है, एक कम हो रही है, दूसरी बढ़ रही है, तो इससे का मतलब विपरीत दिशा में। अगर ये हो जाता, कीमत में भी वृद्धि हो जाती और कुल व्यय में भी वृद्धि हो जाती है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें दोनों एक ही दिशा में होगी, तो ये क्या होगी, मांग की जो लोच है वो क्या होगी, इकाई से कम होगी। यदि कीमत में भी 3.5% की वृद्धि हुई है और कुल व्यय में भी, दोनों में सेम वृद्धि हुई है,
या सेम कमी है तो इसको क्या कहेंगे, इकाई। मान की जो लोच है वो इकाई के क्या होगी, बराबर। तो हमने बस इतना ही ध्यान रखना है दोनों में रिलेशन कैसा है, कीमत में और कुल व्यय में, किस दिशा में हो रहा है उसके आधार पर आंसर हमारा बस ऐसे लिखना है, मान की जो लोच है वो इकाई से अधिक है। तो इसी आधार पर मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यदि इसी प्रकार के हमारे एग्जाम्पल आ जाते हैं तो हम कुल विधि व्यय विधि के आधार पर इसको हल कर सकते हैं। जैसे यदि विपरीत दिशा में परिवर्तन, किसका पी का, कीमत ऊपर या नीचे, और ये क्या हो रही है, नीचे या ऊपर हो रही है, यानी दोनों में विपरीत दिशा में परिवर्तन है, तो ईडी हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन 1, यानी इकाई से अधिक। यदि उसी दिशा में परिवर्तन है, सेम, यानी कीमत में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और कुल व्यय में भी वृद्धि हो रही है, तो हमारी क्या आएगी, ईडी लेस देन 1, यानी इकाई से कम। यदि परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, इतनी ही कांस्टेंट है, कीमत के बढ़ने पर या कम होने पर कुल व्यय हमारा क्या है, स्थिर है। स्थिर का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ईडी किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर है, यानी इकाई के बराबर। तो इसमें जो भी एग्जाम्पल है उसके जितनी टाइप है वो 4-5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं और 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बस जितने थे वो इसमें ही कंप्लीट हो जा रहे हैं। तो धन्यवाद बच्चों।